नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा तेलंगाना के अंदर एक नया रेलवे स्टेशन और एक बस स्टेशन भी अप्रूव कर दिया गया है। वैसा बताया गया है कि रेलवे स्टेशन भूपालपल्ली में, जबकि बस स्टैंड काजीपेट रेलवे स्टेशन के पास बनकर तैयार होगा। दोस्तों काफी लंबे समय से यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा डिमांड की जा रही थी कि भूपालपल्ली को वरंगल, काजीपेट इस तरह की सिटी से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए रेल के थ्रू, और अब फाइनली वो डिमांड यहाँ पर सुनी जा रही है। रेलवे ने साउथ सेंट्रल रीजन को कहा है कि इसके लिए जल्द से जल्द फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाए और 6 महीने के अंदर डीपीआर भी तैयार की जाए। और अगर बात करें बस स्टैंड के बारे में, तो क्योंकि ये बस स्टैंड रेल लाइन के ऊपर बनकर तैयार होना था, तो इसी के चलते रेलवे की अप्रूवल जरूरी थी, जो भी यहाँ पर मिल चुकी है। अगली दो अपडेट बिहार से है, जहाँ पर दोस्तों हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा बिहार के अंदर पुनौरा धाम की रिडेवलपमेंट को लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। और सब बताया गया है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा 883 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों पुनौरा धाम को जानकी माता टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के सीतामढ़ी के अंदर है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार इस स्थान को माता सीता का जन्म स्थल माना जाता है, और इसी कारण सरकार ये चाहती है कि इसको एक बड़े तीर्थ स्थल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अभी यहाँ पर जो 883 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे, उसमें से 137 करोड़ रुपीज टेम्पल की रिस्टोरेशन के ऊपर होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपीज टूरिज्म रिलेटेड फैसिलिटीज के लिए होंगे और 16 करोड़ रुपीज मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर रखे जाएंगे। ओवरऑल 67 एकड़ के एरिया में काम होगा। और अगर कुछ की प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो 151 फुट लंबा सेंटम, यज्ञ मंडप, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, भजन संध्या स्थल, ऑडिटोरियम एंड म्यूजियम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कैफेटेरिया, मिथिला आर्ट और एग्जीबिशन एरिया जैसी कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। ओवरऑल आपको कुछ ही सालों के अंदर एक बड़ा तीर्थ स्थल बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लेकर है, जहां पर दोस्तों स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क प्लान किया गया है, और इसको लेकर उन्होंने वाइजैक प्रोफाइल लॉजिस्टिक्स और हिंद टर्मिनल्स के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तो बनकर तैयार होगा ही, उसके साथ साथ एक जनरल कार्गो टर्मिनल भी तैयार किया जाएगा। ज़्यादा कुछ डिटेल यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कैसे यहाँ पर काम किया जाएगा और कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन एक बार जब ये टर्मिनल बनकर तैयार हो जाता है, तो यहाँ पर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी के साथ साथ कार्गो हैंडलिंग भी इंप्रूव हो पाएगी। और मेनली इसका इस्तेमाल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के द्वारा किया जाएगा, जिसको स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट बिहार से है, जहां पर बिहार कैबिनेट के द्वारा 36 और प्रपोजल्स को स्टेट के अंदर अप्रूवल दी गई है, और इसी के अंतर्गत एक नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी अप्रूव किया गया है। दोस्तों वैसे यहाँ पर जो ज्यादातर प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं वो सरकारी स्कीम्स और सरकारी जॉब्स को लेकर हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले तो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा भागलपुर के अंदर, जो फैला होगा 97 एकड़ के एरिया में। भागलपुर थर्मल पावर प्लांट, जिसके बारे में आपको कल ही बताया था, वो इसी का ही हिस्सा होगा। इसके साथ साथ 32.66 एकड़ के एरिया में एक इंडस्ट्रियल एरिया भी अप्रूव किया गया है गोपालगंज के लिए। इसके अलावा औरंगाबाद, कटिहार, नालंदा, मुजफ्फरपुर, सुपौल इस तरह के एरियाज में जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनका एक्सपेंशन भी किया जाएगा। कुल मिलाकर 2417 एकड़ सोलर यहाँ पर और ऐड की जाएगी, और 1038 करोड़ रुपये इनके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दो अपडेट लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट को लेकर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एरो सिटी के प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है, और ऐसा डिसाइड किया गया है कि एरो सिटी को एक हाई प्रोफाइल अर्बन सेंटर के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। दोस्तों एरो सिटी पिछले कई सालों से यहाँ पर प्लान की जा रही है, और अब फाइनली इसके ऊपर जाकर कुछ ठोस काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 7 स्टार होटल, एक कन्वेंशन सेंटर, रेस्टोरेंट्स और कुछ और प्रीमियम फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। सैनिक स्कूल की जो अनयूज्ड लैंड है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जो बहुत ही पास में लोकेटेड है एयरपोर्ट के। ओवरऑल 1500 एकड़ के एरिया में एरो सिटी बनेगी, और ऐसा बताया गया है कि दिल्ली और हैदराबाद की एरो सिटी के लैंड्स पर इसको तैयार किया जाएगा। अप्रूवल वगैरह यहाँ पर मिल चुकी है, होपफुली जल्द में यहाँ पर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जिन्होंने अभी एक और फ्री ट्रेन को ऑपरेट करके नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा बताया गया है कि 4.5 किलोमीटर लंबी रुद्राष्ट्र ट्रेन उनके द्वारा सक्सेसफुली ऑपरेट कर ली गई है। दोस्तों फ्री ट्रेन भारत की सबसे लंबी फ्री ट्रेन होने के साथ साथ पूरे एशिया की भी सबसे लंबी फ्री ट्रेन है, जिसको चंदौली के गंज ख्वाजा से धनबाद के गढ़वा रोड के बीच में ऑपरेट किया गया था। 354 वेगन्स, 6 रेक्स और 7 इंजन को मिलाकर ये ट्रेन बनाई गई थी, और फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसको ऑपरेट किया गया था। पंडित डीडी जंक्शन रेल डिवीजन के अंडर में सारा काम हुआ है। बताया गया है कि 200 किलोमीटर की जर्नी थी, और ऑन एन एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर ट्रेन को ऑपरेट किया गया था। फिलहाल अभी तो ये खाली ट्रेन थी, पर क्योंकि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है, तो अब इस ट्रेन को आगे चलकर पूरा भरकर भी चलाया जाएगा। अब ये दो अपडेट मुंबई मोनोरेल को लेकर है, जहां पर दोस्तों मुंबई मोनोरेल की प्रॉब्लम्स अभी खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन मुंबई मोनोरेल को ऑपरेट करने के लिए अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है।
दोस्तों मुंबई मोनो रेल जब से ओपन की गई है तब से यहाँ पर लगातार टेक्निकल इश्यूज और सर्विस डिस्ट्रप्शंस देखने को हमें मिले हैं। ये मामला तब और खराब हो गया जब एमआरडीए ने 2018 में स्कोमी इंजीनियरिंग और एलएनटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर दिया क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। और फिर उसके बाद मल्टीपल कंपनीज के साथ अलग अलग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए, जिसके चलते फिर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम सामने आई और ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली गई। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि 15 रेक्स होने के बजाय सिर्फ एक ही रेक यहाँ पर ऑपरेट किया जा रहा था डेली बेसिस पर अब क्योंकि अगले 5 सालों तक सिर्फ एक ही ऑपरेटर को यहाँ पर हायर किया जाएगा, तो अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होती हुई दिखाई देंगी। 300 करोड़ रुपीज का यहाँ पर टेंडर फ्लोट किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम 12 रेक्स को तो ऑपरेट करना ही होगा। इसके चलते आप देखेंगे कि ओवरऑल मुंबई की मोनो रेल पूरी तरह से रिवाइव हो जाएगी। अगली 2 अपडेट हमारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर है, जिनको अभी एक और एयरबस C295 एयरक्राफ्ट मिल चुका है स्पेन से डायरेक्टली। और अब इस डील के अंतर्गत जितने भी बचे हुए एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो 2021 के आसपास भारत सरकार ने एयरबस के साथ में 56 C290 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने की डील साइन की थी, जहां पर डिसाइड ये हुआ था कि 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में सीधा स्पेन से भारत आएंगे, जबकि बाकी बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा को दिया गया था। अभी टाटा के द्वारा वो काम किया भी जा रहा है वडोदरा के अंदर। ये 16 के 16 भारत में आ चुके हैं और जो टाटा के द्वारा काम किया जा रहा है उसके ऊपर भी अच्छा खासा काम हो गया है। सितंबर 2026 में उनके द्वारा भी एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिए जाएंगे। अगली 2 अपडेट दिल्ली से है, जहां पर 248 पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा एक अंडरग्राउंड रोड टनल प्लान की जा रही है दिल्ली के अंदर और इसको लेकर डीप प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों बेसिकली ये टनल शिव मूर्ति महिपालपुर से नेल्सन मंडेला मार्ग के बीच में बनाई जाएगी। 5 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी, जहां पर NH48 और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों से इसको कनेक्ट किया जाएगा। NH48 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी उस टनल के ही थ्रू, जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए इसको एक इंटरचेंज बनाया जाएगा। एक बार ये तैयार हो जाती है तो NH48 पर धोलाकुआ IG एयरपोर्ट और गुरुग्राम सेक्शन पूरी तरह से डीकंजेस्ट हो जाएगा। अगले दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंदर कोस्टल रोड प्रोमेनेड की ओपनिंग अभी डिले कर दी गई है, फिर पोस्टपोन कर दी गई है और वैसा बताया गया है कि 15 अगस्त के आसपास इसको ओपन किया जाएगा। दोस्तों कोस्टल रोड प्रोमेनेड मुंबई कोस्टल रोड के अलोंग ही बनाई गई है। ओवरऑल इसकी 7.5 किलोमीटर की लेंथ है, जिसको प्रियदर्शनी पार्क से बांद्रावली से इनके वर्ली एंड तक बनाया जा रहा है। लेकिन अभी 2.75 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर की 2 स्ट्रेचेज यहाँ पर तैयार हो गई हैं, जिनकी कंबाइंड लेंथ 5.25 किलोमीटर की है। ओवरऑल ये मुंबई का एक और आइकॉनिक प्रोमेनेड होगा मरीन ड्राइव की तरह। पहले डिसाइड ये हुआ था कि 15 जुलाई को इसको ओपन किया जाएगा, फिर उसको 6 अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और अब दोबारा से 15 अगस्त के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर आगरा के अंदर अटलपुरम टाउनशिप भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और यूपी के सीएम के द्वारा इसको इनॉग्रेट करते हुए लोगों के रहने के लिए खोला गया है। दोस्तों पिछले 36 सालों के अंदर आगरा में डेवलप की गई ये लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसको आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। 340 एकड़ के एरिया में फैला है और इनर रिंग रोड के पास इसको तैयार किया गया है, जिसमें 1430 रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 18 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स, जबकि 96 नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट्स बनाए गए हैं। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज रह पाएंगी। 783 करोड़ रुपीस लैंड एक्विजिशन के ऊपर और 731 करोड़ रुपीस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च किए गए हैं। आगे चलकर एक पुलिस पोस्ट, एक फायर स्टेशन और एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स के द्वारा असम के डिब्रूगढ़ के अंदर एक मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स को तैयार कर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि इसको बनाने के लिए 38 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर बनकर तैयार हुआ है, जहाँ पर 16 मॉड्यूलर हाउस बनाए गए हैं, जहाँ पर हर एक की कैपेसिटी 350 पर्सन्स के आसपास है। कंबाइंड कैपेसिटी 5000 से ऊपर की है। पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल और एजुकेशनल गैदरिंग्स के लिए एक प्रीमियम डेस्टिनेशन होगा और कहीं ना कहीं असम सरकार जो डिब्रूगढ़ को सेकंड कैपिटल के रूप में डेवलप करना चाहती है, उसी की तरफ ही एक नया स्टेप है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।